नमस्ते, मैं डॉक्टर किंजल शाह, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। आज आप सबसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। आप सबको शायद पता नहीं होगा, बट अक्टूबर हर साल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए जाना जाता है। और आज हमने एक नए तरीके से हमारे साथ 2 कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपको कहीं ना कहीं अपनी कैंसर जर्नी में, आपके कोई नियर एंड डियर वंस की कैंसर जर्नी में सहाय करेगा। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ इला बहन का, जो हमारी कैंसर सर्वाइवर है, और आगे उनके मुख से ही जानेंगी कि उनकी कैंसर स्टोरी क्या थी। इला बहन, आई वेलकम यू। यस, थैंक यू। मैं इला वोरा, बेसिकली एडवोकेट एंड कैंसर विक्टर। मैं अभी जीसीआरआई में सेवा देती हूँ और संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के साथ जुड़ी हुई होती हूँ, और कैंसर के काफी सारे अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम मैं जीसीआरआई के साथ कर रही हूँ। ठीक है, जान के बहुत खुशी हुई कि आप कैंसर होने के बाद में, सर्वाइवर होने के बाद में कैंसर के पेशेंट्स के सहाय के लिए काम करते हैं। मैं थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपको कैंसर कब डिटेक्ट हुआ? मुझे कैंसर 2008 में डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, तो 15 साल पहले आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अभी 15 साल में मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे ट्रीटमेंट एडवांसेस हो गए, शायद उस टाइम पे उतने नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं थे। यस। मुझे ये बताइए कि आपको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, पहले सिम्टम्स क्या आए थे? वैसे मेरा कोई स्पेसिफिकली कोई सिम्टम्स नहीं था। 2007 में भी मैंने मेमोग्राफी और पेप टेस्ट करवाया था, और बाद में 2008 में करवाया, और जब करवाया तब डायरेक्टली सेकंड T2 आ गया था मेरा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे जान के ऐसा अच्छा लग रहा है कि 15 साल पहले भी ऐसे कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में आपने पार्ट लिया और उसने आपको हेल्प किया टू डिटेक्ट द कैंसर इन अर्ली स्टेजेस। पर आपको उस टाइम पे गठान या फिर कोई पेन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था? नहीं, कुछ ही नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरा सोनोग्राफी किया, और सोनोग्राफी के बाद में थोड़ा 5-6 दिन ये सब बायोप्सी और ये था, तब थोड़ा थोड़ा मुझे महसूस हुआ था कि थोड़ा मुझे कुछ पेन हो रहा था एक्जिला के पास। अच्छा, तो आप पहले मेमोग्राफी कराए, खुद से मेमोग्राफी कराए या फिर कोई कैंसर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कराए? नहीं, मैंने खुद से करवाया, लेकिन मेरी एक फ्रेंड रेडियोलॉजिस्ट थी, वो भी मेरे साथ थी, तो हम दोनों ने मिलकर करवाए, और यही जीसीआरआई में ही मैंने करवाए थे। अच्छा, उसके बाद में आपने गवर्नमेंट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में दिखाया कि आपको ये मेमोग्राफी का रिपोर्ट आया। यस। जब आप पहली बार आपके कैंसर डॉक्टर को मिल रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था? क्या कुछ डाउट्स आ रहे थे क्या? हाँ, जैसे मेरा बायोप्सी का पॉजिटिव आया, तब मेरे पहले तो मुझे ये था कि अगर हो गए, तो मैंने मन में डिसाइड कर दिया कि अगर भी निकलेंगे तो इससे मैं एक्सेप्ट करके मैं फाइट कर लूंगी अच्छी तरह से। और जैसे तुरंत भी कोई भी रिजल्ट आए तो मैं ऑपरेशन के लिए भी रेडी थी, मेरी फैमिली को भी मैंने सबको रेडी कर दी थी, तो इसी तरह से मैं वेल प्रिपेयर थी उसके लिए। तो आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से ही अपना लिया था। कोई भी डायग्नोसिस आया, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। राइट। आप जब डॉक्टर के पास गए तो आपको डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया था? हाँ, पहले तो मैं थोड़ा प्राइवेट शकुंतला बेन है उनके पास गई थी, क्योंकि सर्जरी के लिए थोड़ा कैंसर हॉस्पिटल में देर लगने वाली थी, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि आपका तो है ही और सेकंड T2 है, तो आप जितना जल्दी हो सके इतना ऑपरेशन करवा ले। तो 16 को जैसे मेरा डायग्नोसिस हुआ, और 18 को मैंने मेरा रिमूव करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। आपके फैमिली में कौन कौन है आपके अलावा? हाँ, मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है जो खुद ही फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मेरी 2 डॉटर है, एक डॉटर फिजियोथेरापिस्ट है, वो यूएसए में है, और सेकंड डॉटर लॉयर है। लेकिन जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तब वो पढ़ रही थी लॉ कॉलेज में बड़ौदा में। तो वही, मतलब उस टाइम पे डॉटर्स बाहर है, कहीं हॉस्टल में पढ़ रही है, आपको ये डायग्नोसिस हुआ है, हस्बैंड है, सडनली पूरा फैमिली कैसे मैनेज करेंगे, वैसा सब शायद
यस, सवाल मुझे आए होंगे। राइट, मेरे मन में काफी सवाल आए थे, ये दोनों डॉटर का, हस्बैंड का और मेरी खुद की। मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, तो मुझे ये भी हुआ था कि अब मेरा प्रोफेशनल इतने साल में मैंने किया है तो मेरा क्या होगा, तो ये सब काफी चिंता तो थी मेरे पास भी। सो इनको मतलब जैसे कि एक अच्छी खासी चलती हुई ट्रेन को सडनली ब्रेक लग गई थी कि Yes. भाई एकदम से सडन शांत हो गया है, ये आई थिंक और सब पेशेंट्स को ऐसा महसूस होता है। एंड आई फील दैट इज एज अ डॉक्टर, जब मेरे पास भी दूसरे पेशेंट आता है तो मुझे लगता है कि दैट्स अ नॉर्मल फीलिंग। ये तो फिर भी थोड़ी बड़ी बीमारी है, बट आजकल दैट्स अ नॉर्मल फीलिंग कि सडनली आपको लगता है कि सब एक जगह पे थम गया है, एक अच्छी सी जिंदगी खुशहाल चल रही थी और कैंसर आके एक ब्रेक लगा दिया है। आगे का कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि हम आगे कैसे जाएंगे, कौन से रास्ते जाएंगे, ठीक होगा, क्योर होगा, नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो ये होना नॉर्मल है। Right. फिर आपने उसमें से कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? हाँ, इस तरह से कि पहले से ही मैंने एक्सेप्टेंस तो कर दिया था, फिर मैंने सोचा अगर आया है तो फिर आगे भी कुछ उसके लिए काफी सारा ये मेडिकल ट्रीटमेंट और ये है, तो वो निकालने की जरूरत है। तो मैंने एक्सेप्टेंस करके तुरंत ही मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरे हस्बैंड का, मेरा फैमिली में पूरा सपोर्टिव था, तो हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब 1 साल नहीं प्रैक्टिस करेगी तो भी चलेगा और मैं आपके साथ ही हूँ। तो इस तरह से मेरा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत था। दोनों लड़कियां दूर थी, एक लड़की की एग्जाम भी थी, लॉयर थी, तो 18 को, तो मैंने कहा अब उनकी एग्जाम खत्म होने का मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, दोनों लड़की को इन्फॉर्म नहीं किया और काफी रिलेटिव्स को भी नहीं किया था। इसका एक मेरा मकसद था कि जब कोई भी रिलेटिव्स को ये सब बताएंगे ना, तो रिलेटिव्स सपोर्ट देने की वजह से वो अपना थोड़ा फीलिंग होता है और वो हमको मोटिवेट करने से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हम डर जाते हैं। इसीलिए मैंने फैमिली को किसी को ज्यादा नहीं बताया था, 2 लड़कियों को फोन पर बात कर ली थी और हस्बैंड को पता था। बाकी सारे रिलेटिव्स को मेरे होने के, सर्जरी हो गई बाद में बताया था। सो बाद में बताने के बाद में रिलेटिव्स का कैसा रिएक्शन हाँ, था? सबका थोड़ा रिएक्शन तो था ही। एक तो मेरा पूरा फैमिली यूएस में थे, तो मेरा मदर फादर काफी एजेड थे, तो उनको तो मैंने 6-7 मंथ बताया ही नहीं, क्योंकि मेरा बाल निकल गया था। तो मैं उनके साथ बात करती थी तो विग लगा के बात करती थी, तो उनको तो नहीं बताया था। बाकी काफी सारे रिलेटिव को बताए थे। कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। कोई कहते हैं कि आप आराम करो, कुछ काम नहीं करना है, और कोई अच्छे से भी कहते हैं कि नहीं आप काम कर रहे हैं तो ये करो। तो दोनों साइड से होता है, रिलेटिव्स का एक्शन रिएक्शन दोनों आते हैं। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। यस, किसी मिक्स्ड किसी ने रिस्पॉन्स डरा था। दिया होगा, हाँ, किसी ने मोटिवेट किया होगा। राइट। बट हाँ। कभी ऐसा लगा होगा कि भाई इसने तो डरा दिया, इससे अच्छा इसको मैं बताती ज नहीं। ये तो मुझे काफी डर डर तो नहीं लगता था, लेकिन ये तो लगता था कि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम मोटिवेशन से दूर चले जाते हैं। अब वो हमारे से ऐसे बात करते हैं, और जो नई जरूरत है वो भी एडवाइस हम लोगों को, उसको जो नॉलेज नहीं है वो ज्यादा देते हैं। इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि रिलेटिव्स को ये से दूर रखना। नहीं नहीं, मतलब आई थिंक इट इज अ मैसेज फॉर द रिलेटिव्स कि कभी कोई आपसे अपनी ये बात शेयर करता Right. है तो उसको पॉजिटिव तरीके से अपनाइए। वो पर्सन ऑलरेडी थोड़े ट्रोमा से गुजर रहा रहता है, तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट कीजिए, उनको कुछ मोटिवेशन, पॉजिटिव बातें कीजिए, ना कि उनको डर जाए ऐसी बातें। राइट। तो आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ मैसेज टू रिलेटिव रेदर देन कि आप हमको उनको कुछ बताए नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली द सोसाइटी इज आवर मेन सपोर्ट सिस्टम। सही। And this is not only for the awareness of the patients, it is also for the awareness of the society and awareness of the family, who are the main support system for any cancers. Yes. तो उसके बाद आपको ऑपरेशन के बाद में भी वो सेकेंड स्टेज ही रहा है? राइट। ओके, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट आपको दिया? हाँ, मेरा कीमो था, 8 कीमो लिया था। Okay. और कीमो मैंने जीसीआरआई में लिया था। और बस कीमो में थोड़ा इतना मेरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा था, तो मैं कभी डरती थी नहीं थी कीमो से। और कीमो की साइड इफेक्ट भी काफी डॉक्टर्स ने बता दी थी, और काफी मैंने स्टडी करके भी ली थी। तो इतना मुझे पहले से ही एक माइंड सेट कर दिया कि कीमो में ये साइड इफेक्ट थी, बाल झड़ जाती, ये सब होता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है,
बाल झड़ जाते हैं, लेकिन पहले से ही एक्सेप्टेंस कर लिया तो इतना फिर कम दुखी होती थी, इतना दुखी नहीं होती थी। सो उनका मेन आपका मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले से अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी पे सेट कर दिया कि कुछ राइट, भी नेगेटिव आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय माइंड। राइट, दैट इज वंडरफुल। सो जैसे आपने बोला, बाल झड़ना इज वेरी कॉमन इन ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरापीज एंड यस। ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स को ये बाल झड़ना होता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया था, बट व्हाट अबाउट आपके हस्बैंड्स और बेटिया और जो भी आजू बाजू के नेबर्स एटलीस्ट है, जो जिससे आप नहीं छुपा सकती, आप कितना भी वीक पहनो, राइट, घर पे तो वीक भी पहन के नहीं घूम नहीं, नहीं सकते। पता चल जाता है, तो काफ़ी सबका रिएक्शन भी कभी-कभी अच्छा भी नहीं आता है। जैसे एक शादी थी, तो मैं ऐसे ही विग पहन के गई थी, तो बताया कि आपके बाल में कुछ फ़र्क हो रहा है। मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत तो ये फ़र्क है ही, और यही दोनों मिक्स फीलिंग होती है। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता है, कोई कहते हैं, लेकिन उसका तो हमको ही अच्छी तरह से लेना है कि हमको क्या करना है। कभी ये सवाल आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और नहीं तो आपके हस्बैंड को कि मेरी वाइफ को ये क्या हो गया, विल शी बी दैट ब्यूटीफुल वंस अगेन? राइट, एंड जो हमने एक बालों को एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना के रखा है, अभी तो ज्यादा नहीं है, अभी तो बहुत सारी बाल्डनेस की भी फैशन चल रही है, हाँ, बट चल उस रही है। जमाने का अगर मैं सोचूं 15 साल पहले, तो सही है। मुझे क्यों हुआ, मेरी सुंदरता कम हो रही है, मेरी सुंदरता वापस कब आएगी, ऐसा क्वेश्चंस आपके हस्बैंड क्वेश्चन को या आपको? हाँ, हाँ, मेरे रिलेटिव्स को ज़्यादा था, मेरे हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट कर दिया था ओके। कि ये बाल तो झड़ते हैं। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी आजकल ये सब एडवांस सब चीज़ें होती है कॉस्मेटिक्स कि है। हाँ, कॉस्मेटिक और ये होता है। और थोड़ा हाँ, मुझे ये लग रहा था क्योंकि मैं खुद ही एक योग टीचर थी, इतनी अच्छी मेरी लाइफ़ थी, कभी बाहर का खाना भी नहीं खाती थी, फिर भी मेरे में क्या अंदर से कुछ कमी है, तो मुझे ये हो गया। लेकिन धीरे-धीरे अपने को स्टडी करके मुझे पता चल गया कि ये भई कभी-कभी टेंशन की वजह से भी ये होता है, हम टेंशन रिलीज़ नहीं करते इसकी वजह से। तो फिर मैं अपने आप से स्टेबल हो गई। बाल झड़ने के अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स आपको कीमोथेरेपी के टाइम पे आई थी? हाँ, थोड़ी वीकनेस और ये लगती है, जो रूटीन हम जो कर सकते हैं, उसमें थोड़ी ब्रेक भी लग जाती है। काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ ट्रीटमेंट लेते हैं तब होती है, ये मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था। आफ्टर ट्रीटमेंट तो जैसे हम रूटीन जैसे होते हैं, इस तरह से ही हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा वो नहीं था। बस इसी टाइम थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया कि ये साइड इफ़ेक्ट होती है, और ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान ही होगी, बाकी ठीक हो जाएगी। सो जैसे वो तो बोले, वो साइड इफेक्ट हमेशा कीमोथेरेपी का ड्यूरेशन 21 डेज का रहता है, राइट, तो हमेशा पहले 10 दिन के लिए साइड इफेक्ट्स होती है, 10 दिन पे पीक पे पहुंचती है, और फिर नेक्स्ट 10 डेज में रिकवरी होती है, जब आपको यू बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल अगेन एंड राइट, यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट कीमोथेरेपी। यस, सो जो पहले 10-15 दिन थोड़ा वीकनेस रहेगा, या फिर कभी कभी गले में कुछ, मुंह में छाले आते हैं, खाना नहीं खा सकते, भूख कम लगती है, टेस्ट नहीं आता है, जो मुझे राइट, बहुत सारे पेशेंट्स यस, बोलते हैं, यस। कैसे मैनेज कर रहे थे आपका घर? कुछ हाँ, हेल्पर्स थे, कोई हाँ, रिलेटिव्स थे? वो तो मेरे यहाँ कुक तो थी, फिर भी मैं काफ़ी सारा अपने आप से कर रही थी। तो थोड़ी उतना वीकनेस वीकनेस, उतना हाँ, वीकनेस नहीं थी कि मतलब अपना रूटीन काम पूरा बंद कर हाँ, दो? हाँ, वो मैं खुद ही बना लेती थी, यानी कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं मेरी प्रैक्टिस भी खुद करती थी और सब कोर्ट में भी जाती ओह, थी। दैट्स वंडरफुल। या तो मतलब उन्होंने अपना रूटीन अपने थेरापी के टाइम पे भी कंटिन्यू किया था, जो यस, सबसे बड़ा मोटिवेशन है फॉर एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू दिस ट्रीटमेंट, कि भाई दिस इज नॉट एंड ऑफ योर करियर और दिस इज नॉट एंड ऑफ योर रूटीन लाइफ। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ में बीच में ज्यादा ब्रेक्स लेके थोड़ा आराम करके यू कैन स्टिल कंटिन्यू योर रूटीन ट्रीटमेंट, इज व्हाट आई राइट, अंडरस्टैंड। राइट। ओके। सो कीमोथेरापी हो गया, उसके बाद में कितने टाइम के बाद में आप कंप्लीटली नॉर्मल हो गए, फिर से आपके बाल आना शुरू हो गए? बिकॉज ये बहुत सारों को क्वेश्चन होता है कि बाल कब वापस कब आएगी? आएंगे। राइट, राइट, राइट। मुझे भी काफ़ी पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा 4 या 5th कीमो के बाद बाल फिर आना शुरू हो गया, और 8 कीमो के बाद तो मेरा 8th कीमो खत्म हो गया, और बाद में तुरंत फिर आने लगा बाल।
करेक्ट। सो जैसे ही 8 कीमो का इफेक्ट वीन ऑफ होना शुरू होता है, हाँ, छोटे तो छोटे बाल छोटे आ छोटे जाते बाल हैं, हाँ आ जाते एंड हैं। मे बी विद इन 3 months और समथिंग आप सिग्निफिकेंटली अच्छे नॉर्मल बालों वाले दिखने लगते हैं। फिर दिखने आप अपने लगते रिलेटिव को हैं। बोल सकते हैं, "ये मेरे पुराने बाल वापस आ गए।" यस यस। करेक्ट। उसके बाद में ऑपरेशन रिलेटेड कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुई, कुछ हैवीनेस या पेन हाँ, वहां पे ऐसा? ये ऑपरेशन के बाद होती है, थोड़ा हैवीनेस होता है, ये सब होता है, थोड़ा पेन भी होता है, सब नम हो जाते हैं ये सब। लेकिन वो भी धीरे धीरे करके, और सबसे ज्यादा मैंने एक बात रखी थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ और बाद में मैं एक्सरसाइज करती थी, और वो एक्सरसाइज आज तक भी करती हूँ। इसीलिए मुझे जो ऑपरेशन के बाद जो साइड इफेक्ट जो होती है ये मुझे बहुत कम लगी। और आज भी मैं मेरा नॉर्मल रूटीन, और इसी टाइम भी मेरा नॉर्मल रूटीन, जैसे मैं एक्टिव पे जा रही थी इस तरह से मैं कर रही थी, तो आज भी इस तरह से कर रही हूँ, तो उसमें ज्यादा वो नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद तुरंत थोड़ा टाइम तो ये लगता है। सो बहुत सही बात बोली इन्हें कि ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जो पार्ट आपका निकाल दिया है वहां पे हैवीनेस लगता है, थोड़ा Right. हल्का हल्का सा झुंझुनी जैसा पेन लगता है, बट उसका एक ही इलाज है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। और Right. जो बोल रही है कि मतलब 15 साल हो गए उनको ट्रीटमेंट हुए, बट आज भी वो एक्सरसाइज करती है, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एक्सरसाइजेस। आपके डॉक्टर हमेशा आपको सिखाते हैं, बट वो एक्सरसाइज बहुत Right. और वो एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। उससे आपको हाथ में सूजन आने का चांसेस कम रहता है, वो जो पेन होता है वो आपका बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होता है, वो पूरे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, सो दैट आपका जो आर्म मूवमेंट रहता है, हाथ की मूवमेंट रहती है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल टू इट्स रूटीन आ जाती है। Right. तो बहुत ही सही बात बताई आपने कि एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस, आई थिंक जितना कीमोथेरापी और सर्जरी का इम्पोर्टेंस है उतना ही इतने एक्सरसाइज का exercise. इम्पोर्टेंस है इन अ कैंसर सर्वाइवर पेशेंट। Right. करेक्ट। सो आगे आपका ट्रीटमेंट हो गया, आई थिंक एवरीवन वाज हैप्पी। कभी ये डर लग रहा था कभी वापस आएगा, कैसा आएगा, क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि रीअकर का तो हम इसके लिए, और मैं वही हॉस्पिटल में सेवा दे रही हूँ जहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट किया जीसीआरआई में, तो वो बार बार पेशेंट को देखती हूँ कि भाई रीअकर हुआ, तो मुझे भी एक डर महसूस होता था। फिर मेरा जो एक्सरसाइज वाला, योग वाला रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब में इम्यूनिटी सिस्टम मेरी, ये सब में मैं काफी कंट्रोल लेती हूँ। इसी वजह से अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि शायद मेरे ये लाइफ में तो कभी होगा ही नहीं। सो दैट्स वंडरफुल। एंड आपके किस्से में बिकॉज जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट मैमोग्राफी से वो डिटेक्ट हुआ था, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ था, अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है, उसके बाद भी आप रेगुलर फॉलो अप करती होंगी, एंड जब 5 या 10 साल तक वो वापस नहीं आता है, तो मैं भी आपको अभी कंफर्मेशन के साथ बोल सकती हूँ कि ये लाइफ में तो आपका कैंसर वापस नहीं आएगा, एंड यू हैव कंप्लीटली वॉन ओवर द कैंसर इटसेल्फ। राइट। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज व्हाट हम हमेशा सब, इट्स नॉट ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स, हर एक बीमारी में हम बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करो। राइट। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका ये ट्रीटमेंट होने के बाद में आप तुरंत ही चेंज होके एक सोशल सर्विस के पाथ पे गए, राइट। तो ऐसा मतलब क्या आपको लगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कि आपको ये करना चाहिए कि हम भाई वकील तो बहुत है, मुझे ये क्यों करना चाहिए? जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि जब मुझे हुआ था तब काफी सारी नॉलेज भी मुझे नहीं थी, और जीसीआरआई में मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, तो काफी सारे पेशेंट ऐसे हो गए अनएजुकेटेड थे, तो इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कई रिलेटिव्स तो उसको ये भी नहीं कहते थे कि उनको कैंसर है। तो तभी मैंने देखा कि ये सब किसी को मोटिवेट करना जरूरी है कि कैंसर क्या है, किस तरह से बाहर निकलता है। तो मैंने तुरंत इसी टाइम ही, जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तभी मैंने फिक्स कर दिया कि नहीं, मुझे ये फील्ड में भी आगे किसी को बताना है और काफी सारे लोग को अवेयरनेस ले आनी है। और बाद में तो शुरू में तो मैं हॉस्पिटल में ही काम करती थी, फिर मैंने सोचा कि ये काफी सारी जीसीआरआई में भी लेडीज आती है, एक 3rd-4th स्टेज वाली आती है और कभी किसी ने चेक नहीं करवाया, तो मैंने सोचा कि मैं यही पे काम करूं। तो इसीलिए मैं अब गांव में और छोटी जगह में, कॉलेज में, सब जगह पर जाके मैं सबको यही प्रोग्राम भी करती हूँ कि भाई कब उसका चेकअप करवाना है, लेडीज के लिए क्या क्या सिम्टम्स होता है जिससे वो आगे नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि
अगर होने के पहले ही सब लेडीज को ये सब पता होना चाहिए कि कब उनके मेमोग्राफी पे टेस्ट कराने की जरूरत है। अगर बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम्स आ गया तो सिम्टम्स के लिए उनको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स किस तरह से दिखाई देता है, उसको क्या करना है, सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप उसको किस तरह से करना है, तो ये सब हम भी सिखाते हैं। तो अगर ये काफी सारी जो अवेयरनेस आ जाए तो मैं सोचती हूँ कि काफी लेडीज कैंसर से एटलीस्ट बच पाए। अगर एक बार आ भी गया तो शुरू में उनको खुद को पता चलेगा और वो डॉक्टर के पास आके उसका जांच भी ये सब करवा लेंगी। तो इससे काफी समाज को भी मोटिवेशन मिल जाएगी और काफी लोग को भी हम बचा सकेंगे ये सब करने से। सो बहुत सराहनीय काम करती है आप इला बहन, और बहुत सही कहा आपने कि कैंसर स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरत है कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए। मैं आपसे सहमत हूँ कि हमारे पास भी जब ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं तो वो हमेशा 3rd स्टेज 4th स्टेज में आते हैं। और डिफरेंस क्या है, अगर आपका कैंसर 1st स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसको क्योर करने का चांसेस मोर देन 95% होता है, परंतु अगर वो ही कैंसर 3rd स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसको क्योर करने का चांसेस 50% हो जाता है, और 4th स्टेज में इट्स ऑलमोस्ट इनक्योरेबल, मतलब क्योर रेट्स आर लेस देन 10%। तो ये डिफरेंसेस है कि हम हमारी घर की बहन, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारी फ्रेंड, हमारी बेटी, किसी को भी कैंसर के मरने से बचा सकते हैं, और उसीलिए कैंसर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे वो बार बार बोलती रही है हम कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाती है, तो कैंसर अवेयरनेस के लिए हम दोनों के साइड से हम दोनों ये बोलना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इज वेरी इजी, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देर आर 6 स्टेप्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन। आपको अर्ली डॉक्टर के पास भी उस टाइम पे जाने का जरूरत नहीं। हर महीने को हर एक लड़की जो 25 साल की ऊपर की उम्र की है उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने में एक बार करना चाहिए। मैं हमेशा अपने कैंप में बोलती हूँ कि जब अपना बर्थडे है और जब भी अपना बर्थ का डेट है कि 1st है देखो, तो हर महीने की 1 तारीख को आप खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। उससे बड़ी बर्थडे गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, आप कहीं पे भी गूगल पे जाके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टेप्स ऐसा टाइप करोगे तो आपको पूरा पिक्टोरियल वे में, वीडियोग्राफी वे में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स पता चल जाते हैं। तो वो करना बहुत ही जरूर है 25 साल की उम्र से। और कभी भी आपके ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन के टाइम पे कहीं पे कोई गड्ढा दिखे, या फिर कहीं से निपल से खून आता दिखे, या फिर कोई ब्रेस्ट के शेप में अनइक्वल दिखे, एक छोटा लगे एक बड़ा लगे, कहीं पे स्किन चेंजेस दिखे, जैसे वो बहुत ज्यादा रेड हो गया है, स्किन का टेक्सचर थोड़ा ऑरेंज के जैसा हो गया है, तो हमेशा एक डाउट रखिए और हम आपके नजदीक में कोई भी जो डॉक्टर है उसको एक बार दिखाइए। स्पेसिफिकली कोई ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, डरिए मत, क्योंकि इला बहन की स्टोरी से हमको सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मिलता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज द वे टू विन अगेंस्ट द कैंसर। कैंसर के खिलाफ अपन जीतने के लिए सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरापी है, सब कुछ है, बट वो सब सिर्फ 50% काम करता है। 50% काम करता है आपका खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जस्ट 2 मिनट पहले बोली कि बहुत सारे रिलेटिव्स पेशेंट को बताते ही नहीं है कि भाई तुमको ये बीमारी है, उनसे छिपाते हैं। छिपाना वो कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक बंदा खुद से तैयार नहीं होता कि भाई मुझे क्या बीमारी है, मुझे किससे फाइट करना है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि सामने कौन सा राक्षस खड़ा है, आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये हर फैमिली वालों को, हर जान पहचान वालों को ये मेरी विनती है, कभी भी कोई पेशेंट डायग्नोस होता है, मैं ये नहीं बोलती उस दिन ही जाके बताओ, बट उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करके बिफोर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या बीमारी है, उनको ये कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कौन से स्टेज में कैंसर है और क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। पहले थोड़े टाइम में वो कभी डर जाते हैं, उनको इतना अच्छा आप मोटिवेशन दीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए कि जैसे वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके, और धीरे धीरे वो खुद बहुत ही ज्यादा सक्षम बन जाते हैं इससे लड़ने के लिए। तो ये मेरी कैंसर अवेयरनेस के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। सबसे ज्यादा ये 2024 कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का थीम है, दिस इज नो वन शुड फाइट द ब्रेस्ट कैंसर अलोन, मतलब कि कोई भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट अकेला नहीं लड़ना चाहिए। तो हमेशा कैंसर एक बड़ी बीमारी है और उससे लड़ने सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के डॉक्टर, पेशेंट का फैमिली,
पेशेंट का नेबर्स, पेशेंट का आजू बाजू के रिलेटिव्स और पूरे सोसाइटी की ये हमारी फर्ज है कि हम साथ मिलके कैंसर के खिलाफ लड़े। उसमें कैंसर स्क्रीनिंग से स्टार्ट करके, कैंसर का ट्रीटमेंट के स्टार्ट करके, पेशेंट को मोटिवेशंस देने का, पेशेंट्स के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हम सपोर्ट करने का, सब अप्रोचेस आ जाते हैं। तो किसी को कैंसर फाइट अकेले नहीं लड़ना है। आइए हम सब मिलके उनको कैंसर फाइट करने में उनकी मदद करें और उनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सक्षम करें। आपकी तरफ से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहे, जो भी हमारे लिसनर्स है। यस, एक तो सबसे पहले मैं मेरा ही बता रही हूँ कि कभी क्या होता है कि कैंसर होता है तो फिर आगे ठीक हो जाता है, फिर भी जैसे जिंदगी हार जाते हैं। तो जैसे मेरा 2008 में हुआ था, 2011 में मैंने कैलाश मानसरोवर की 27 दिन की चलने की यात्रा की थी और बाद में ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, वो टफेस्ट उनका वॉक है, वहां पर भी मैंने किया था। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि कैंसर होने के बाद, ठीक होने के बाद जैसे हम नॉर्मल जिंदगी, अभी मुझे याद नहीं है कि मुझे कैंसर था और कभी ऐसा होता ही नहीं है कि अब मुझे कैंसर एक पास्ट में था, मैं सब भूल गई। तो इसी तरह से मैं सबको यही बताती हूँ कि कैंसर होने के टाइम में भी जैसे नॉर्मल लाइफ जीते, कई लोग क्या करते हैं रिलेटिव्स और ये कुछ काम करने नहीं देते लेडीज को, या तो कुछ उसकी एक्टिविटी बंद कर देते। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी एक्टिविटी चालू रखे और आगे बढ़े और फ्यूचर में भी इस तरह से वो भूल जाए कि भाई मुझे कैंसर था, और ये इस तरह से वो अपना नॉर्मल लाइफ जिए। तो इससे सबको यही मैं सीख देना चाहती हूँ कि बस इससे बाहर निकलो, जब होते हैं तब भी बाहर निकलो, और बाद में फिर काफी सारे, जैसे हमने तो एक सहन कर लिया, लेकिन आज मैं सबके सामने इसीलिए वो कर रही हूँ कि कोई ऐसी पोजीशन में ही नहीं आए। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, सीख देना चाहती हूँ कि ये सब जो अभियान है, आज डॉक्टर भी हमारे पास आए, हमारे पास वीडियो, तो इस अभियान में हम सबको जो कैंसर सर्वाइवर है, विक्टर है, उनको भी साथ में जुड़ना चाहिए। और आगे की झुंबेश से सारे लोग जो अगर करेंगे तो हम शायद एक बार कैंसर को कम तो कर ही सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बहुत Thank सही you. बात उन्होंने बोली, कैंसर इज नॉट कैंसल। और मुझे बहुत प्राउड है कि इतना बीमारी से लड़ने के बाद, बाहर आने के बाद में आप अभी भी एक नॉर्मल नॉन कैंसर पेशेंट्स के जितना ही स्पिरिट से अपना लाइफ जी रही है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड दैट आज मुझे आपसे बात करने के लिए ये मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।